अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। तो याद रखना है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं या जिन पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, जिनमें से पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर लिखा है कि इफ़ Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज IE इंक्रीजेज, और अगर Z इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो IE भी डिक्रीज होगा। इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होने पर ये IE भी डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों? तो सुनिए, जब किसी एटम पर जब किसी एटम पर Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो उस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर लगने वाला एट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। चूँकि एट्रैक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होगा। आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी होगी। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि अगर Z इफेक्टिव ऑफ एनी एटम हाई होगा तो उस एटम के लिए IE की वैल्यू भी हाई होगी। मैं फिर से बात करता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आपका एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस पर अगर Z इफेक्टिव ज़्यादा हो, मतलब न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर लगने वाला एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो। आपको आइडिया है कि Z इफेक्टिव ज़्यादा होने पर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर लगने वाला एट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। अगर एट्रैक्शन ज़्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफ़िकल्ट होगा। चूँकि बाहर निकालना डिफ़िकल्ट है तो आपको एनर्जी गिवन, जो आप एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो भी हाई होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि अगर किसी एटम के लिए Z इफेक्टिव ज़्यादा हो तो उसकी IE ज़्यादा होगी, और जिस एटम के लिए Z इफेक्टिव कम होगा उस एटम के लिए IE की वैल्यू भी कम होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर की, दैट इज साइज ऑफ एटम। यहाँ लिखा है साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज IE डिक्रीजेज। तो होगा क्या, उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी एटम का साइज ज़्यादा हो, एटम लार्ज साइज का हो, तो उसकी IE कम होगी, और अगर एटम छोटा होगा तो उसकी IE ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों, वो समझा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये आपका शेल है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक छोटा एटम है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक और न्यूक्लियस है और यहाँ पर आपके पास एक और एटम है और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, जब आपके पास एटम छोटा होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस कम है। आप खुद देखें, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दो चार्ज्ड बॉडीज के बीच, दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन R कम होने पर ज़्यादा होगा और R ज़्यादा होने पर कम होगा। मतलब ये क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है आपके डिस्टेंस से। तो आप खुद देखें कि जब एटम छोटा होता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। चूँकि यहाँ पर एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो जब साइज कम होगा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा, और काम डिफ़िकल्ट है तो इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। अब इस केस को देखो, जब आपके एटम का साइज ज़्यादा हो तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है। चूँकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर एट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन पर जो एट्रैक्शन है वो कम होगा। एट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा और आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। जब रिमूव करना डिफिकल्ट है एनर्जी हाई लगेगी, जब रिमूव करना आसान होगा एनर्जी कम लगेगी। तो फिर से बात करते हैं कि अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो IE डिक्रीज होगी, और साइज ऑफ एटम डिक्रीज होने पर IE इंक्रीज होगी। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जब साइज कम होगा तो IE ज़्यादा होगी, और जब साइज ज़्यादा होगा तो IE कम होगी। इसकी वजह क्या है? वजह है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर लगने वाला एट्रैक्शन फोर्स। साइज कम होने पर एट्रैक्शन ज़्यादा है, रिमूव करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए एनर्जी हाई रिक्वायर्ड है। साइज अधिक होने पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपके न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर एट्रैक्शन कम होगा। एट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू कम होगी। तो ये था आपका सेकेंड फैक्टर। अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट।
स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज आई डिक्रीजेज। ये भी सेम है कि अगर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई होगा तो आई लो होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट लो होने पर आई हाई होगा। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट और आई एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनवर्सली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ये कैसे है, समझिए इस चीज को। तो मान लीजिए यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल। यहाँ पर भी एक एटम मान लेते हैं, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल और ये आपका हो गया मान लीजिए थर्ड शेल। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर भी अज्यूम कर लो कि आउटर मोस्ट शेल में क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर जो ये फर्स्ट शेल है और जो ये सेकेंड शेल है, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन्स हों तो ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचने वाले न्यूक्लियस के फोर्स को रोकते हैं। हम पहले प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब आपके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन या न्यूक्लियस का चार्ज पहुंचने से इनर शेल के इलेक्ट्रॉन रोकें या इस चार्ज को ब्लॉक करें, तो इस फिनोमेना को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। द फिनोमेना in which the electrons present in the shells between nucleus and outermost shell will try to block the attraction of nucleus or charge of nucleus to reach outermost shell, then this phenomena will be known as screening or shielding effect। तो देखिए, अगर अंदर वाले शेल, इनर शेल आपके न्यूक्लियस के चार्ज को अच्छे से शील्ड कर लेंगे, मतलब शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल तक चार्ज पहुंचेगा क्या, नहीं, या बहुत कम पहुंचेगा। तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल पर अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ईजी होगा, एनर्जी कम लगेगी। फिर से बोलता हूँ, जब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग अच्छे से करेंगे, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई होगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन या चार्ज आउटर मोस्ट शेल तक कम पहुंचेगा, क्योंकि फोर्स कम पहुंच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होंगे, उन्हें रिमूव करना आसान होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी कम होगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई होने पर आई लो होता है। अब मान लीजिए ये वाला एटम दूसरा एटम है और यहाँ पर स्क्रीनिंग लो है, मतलब यहाँ पर जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ डॉट से, इनको आप इलेक्ट्रॉन अज्यूम करिएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी ये न्यूक्लियस है जिस पे अपना चार्ज है, वो चार्ज कहाँ तक पहुँचेगा, आउटर मोस्ट शेल तक अवश्य पहुँचेगा या पहुँचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो इस न्यूक्लियस के चार्ज को रोकने की कोशिश करेंगे, और समहाउ मान लेते हैं कि ये अच्छे से रोक नहीं पा रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच जितने भी शेल होंगे उनके इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चार्ज को, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम पुअर या लो कहेंगे। अगर ये शील्ड नहीं कर पाए तो इनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगी, लो होगी। उससे क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचेगा। अट्रैक्शन है मतलब इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड नहीं होगा, वो अच्छे से अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एनर्जी हाई होगी। फिर से बोलता हूँ कि अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच जो शेल हैं उनके इलेक्ट्रॉन अच्छे से स्क्रीनिंग ना कर पाएँ, अच्छे से शील्डिंग ना कर पाएँ, तो न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचेगा। क्योंकि उन पर अट्रैक्शन हाई है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफ़िकल्ट होगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफ़िकल्ट, इसलिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इसके लिए आई की वैल्यू हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई होने पर आई लो होगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने पर आई हाई होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट की। तो याद रखिएगा,
अब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट की। तो याद रखिएगा, ऐसा पाया गया कि आपका इलेक्ट्रॉन अगर एस सब शेल या P या D या F में हो तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिमूवल के लिए S की होगी, फिर P की, फिर D की, फिर F की। मतलब इलेक्ट्रॉन को F से रिमूव करना इजी है, D से रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, P से रिमूव करना एज़ कम्पेयर टू D और F डिफ़िकल्ट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है तो उसे रिमूव करना सबसे डिफ़िकल्ट होगा। इस फिनोमेना को या इस कॉन्सेप्ट को हम पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। अब इसकी वजह क्या है? तो ऐसा माना गया कि जो S सब शेल होता है वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है, काफ़ी क्लोज है, तो उस पर लगने वाला अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। मगर अगर आप देखें अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फैक्टर को, जो कि है पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो याद रखें, हमारे पास सब शेल होते हैं, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। तो इनके लिए जो एनर्जी ऑर्डर है वो कुछ ऐसा पाया गया। मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन F सब शेल में है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, D सब शेल में, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना F सब शेल से रिमूव करने से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, P सब शेल में, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एज़ कम्पेयर टू D एंड F डिफ़िकल्ट होगा। और यदि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो, S सब शेल में, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग सब शेल। ऐसा क्यों? तो ऐसा माना गया कि जो एस सब शेल होता है वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होता है, बाकियों के कंपैरिजन में वो काफ़ी क्लोज है। इसलिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है तो उन इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस हाई होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे और उन्हें रिमूव करना मुश्किल होगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान हो जाएगा। मतलब F काफ़ी दूर है, निकालना आसान होगा इलेक्ट्रॉन को, D थोड़ा सा पास है तो उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो D से रिमूव करना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू F। और अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, P में, तो वो तो और पास हो गया, तो वहाँ से रिमूव करना एज़ कम्पेयर टू D एंड F थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और चूँकि S सबसे पास है, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स पर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट हो रहा होगा, लग रहा होगा, इसलिए S सब शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम कंपेयर करें तो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो याद रखिएगा कि ऐसा पाया गया कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के जो सब शेल हैं वो हाफ फिल्ड हैं या कंप्लीटली फिल्ड हैं, हाफ फिल्ड मतलब आधे भरे हुए, कंप्लीटली फिल्ड मतलब पूरे भरे हुए, तो वो नॉर्मल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब उनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्टेबल होती है, और इस केस में उनके लिए IE भी क्या होगा, हाई होगा। जो होगा मोर स्टेबल, उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी भी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। आपको याद रखना है, दो एटम में जो होगा मोर स्टेबल उसके लिए IE हाई होगी, और जो होगा लेस स्टेबल उसके लिए IE ज़्यादा होगी, जिसको हम इस एग्जाम्पल से अभी डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में। तो अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की। जब हम टेबल में, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे या टॉप टू बॉटम जाएंगे तो IE की वैल्यू कैसे चेंज होगी उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड वैल्यू ऑफ IE इंक्रीजेज, मतलब पीरियड में आगे बढ़ने पर IE बढ़ती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको याद होगा कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो वहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर बढ़ता है। और अगर आपका लेफ़्ट टू राइट जाने पर इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर ZeF बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर आपके लिए IE की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब हम देखें तो जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो IE की वैल्यू डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, और अगर एटम का साइज बढ़ रहा हो तो वैल्यू ऑफ IE क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो याद रखना है, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर IE बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर IE कम हो जाएगा।
अब आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। हमने अभी बात किया कि जब हम अलोंग पीरियड बढ़ते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो वहाँ पर वैल्यू ऑफ आई क्या होती है, बढ़ती है। मतलब अगर मैं पूछूं कि इन सब के लिए ऑर्डर ऑफ आई क्या होगा, तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। मतलब आगे बढ़ने पर क्या है, आई बढ़ रहा है। बट ये जो लिखा हुआ है ये ऑर्डर, ये सीक्वेंस सही नहीं है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक, अब क्यों है वो समझा देते हैं। जो लिथियम है उसके लिए जो है कॉन्फ़िगरेशन वो होगा 1s2 2s1। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1। तो जो आउटर मोस्ट शेल का सबशेल है 2s, वो ना तो मतलब वो 2s2 नहीं है, मतलब कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड तो है। बट हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा बेरिलियम। तो जो बेरिलियम होता है वो होता है 1s2 2s2। तो अब आप देखें आगे बढ़ रहे हो, ये हाफ फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन लिथियम में प्रोटॉन 3 हैं, बेरिलियम में प्रोटॉन 4 हैं। तो ऑब्वियस है कि बेरिलियम का आई लिथियम से अधिक होगा। अब अगर हम बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। तो वो होगा 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, 2p में। और यहाँ पर देखो ये क्या है, 2s2। तो 2s2 कैसा है, कम्प्लीटली फिल्ड। क्या 2p1 कम्प्लीटली फिल्ड है, नहीं। क्या वो हाफ फिल्ड है, बिल्कुल नहीं। p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगा कम्प्लीटली फिल्ड, और जब उसमें होंगे 3 इलेक्ट्रॉन तो वो होगा हाफ फिल्ड। तो जो 2p1 है, p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ये ना तो हाफ फिल्ड है ना ही कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये जो आपका बोरॉन है ना ही हाफ फिल्ड ना ही कम्प्लीटली फिल्ड, और जो आपका बेरिलियम है वो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड। इसलिए बेरिलियम की वैल्यू ऑफ आई ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ आई ऑफ बोरॉन। तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम होना चाहिए था, जो कि है भी, बट बेरिलियम एबनॉर्मली बोरॉन की आई से भी ज़्यादा आई वाला होता है। तो लिथियम, देन बोरॉन, देन बेरिलियम। अब कौन आएगा, कार्बन। कार्बन क्या होगा, कार्बन होगा 1s2 2s2 2p2। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन, 1s2 2s2 2p2। तो यदि हम देखें तो हमारे कार्बन में भी जो 2p सबशेल है वो ना तो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है। हम बात कर चुके हैं, p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पर 6 हैं, नहीं। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। हाफ फिल्ड कब होगा, जब होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 है क्या, नहीं है। तो कार्बन में भी ना तो हाफ फिल्ड है ना ही कम्प्लीटली फिल्ड हैं। उसके बावजूद कार्बन के लिए वैल्यू ऑफ आई मोर देन बेरिलियम होगा। इसकी क्या वजह है कि जब भी कंपेयर होगा किसी का भी, तो वो एक आगे से होगा और एक पीछे से होगा। मतलब बेरिलियम, ये सही बात है कि बेरिलियम में आउटर मोस्ट शेल में जो सबशेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो वो होगा हाई एनर्जी वाला। बट ये कंपैरिजन सिर्फ अगल बगल से होगा, एक आगे से होगा। चूंकि कार्बन उसके 2 पॉइंट आगे है, तो वो कार्बन की आई से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो ये चीज़ है हाफ फिल्ड, कम्प्लीटली फिल्ड, ये सिर्फ एक नेक्स्ट से जस्ट अगले वाले से कंपेयर करते हैं। अब देखिए कार्बन के बाद जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नेक्स्ट कौन होगा, नाइट्रोजन। तो अगर मैं लिखूं तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन आना चाहिए था। नाइट्रोजन का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 1s2 2s2 2p3। आप देख पा रहे होंगे कि जो नाइट्रोजन है उसमें p सबशेल हाफ फिल्ड है। p में 6 आते हैं, अभी कितने आए हैं, 3, आधे आए हैं। तो जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल का सबशेल p सबशेल हाफ फिल्ड है। तो ये क्या होगा, एबनॉर्मली हाईली स्टेबल होगा। तो इसके लिए आई की वैल्यू भी नॉर्मल से ज़्यादा होगी। जो नेक्स्ट है वो कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो आप देखें क्या ऑक्सीजन हाफ फिल्ड है, नहीं। क्या फुली फिल्ड है, नहीं। तो नाइट्रोजन के लिए जो आई होगा वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। हमने यहाँ लिखा ऑक्सीजन, फिर आया नाइट्रोजन। अब जो नेक्स्ट है फ्लोरीन, उसके लिए क्या होगा,
1s2 2s2 2p5। तो यहाँ पर देखिए जो फ्लोरीन है वो भी ना ही हाफ फिल्ड है ना ही फुली फिल्ड है, लेकिन जो आपका नाइट्रोजन है वो तो हाफ फिल्ड है। तो लोग कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के लिए Ie फ्लोरीन से भी ज़्यादा होना चाहिए, बट मैंने कहा था कि हम कंपेयर सिर्फ नेक्स्ट से करते हैं, उससे आगे से नहीं करते। तो जो नाइट्रोजन है उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का कंपेरिजन अगर होगा तो वो ऑक्सीजन से होगा, और हुआ भी है। हमने पाया भी कि नाइट्रोजन की जो Ie है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड सबशेल है, ऑक्सीजन में नहीं है। बट जो फ्लोरीन है वो नाइट्रोजन के 2 पॉइंट आगे है, 2 पोजीशन आगे है, तो वो उससे कंपेयर नहीं होगा। और क्योंकि फ्लोरीन आगे है तो उसकी Ie भी ज़्यादा होगी। तो जब भी हम ये 0.5 यूज़ करते हैं हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट, तो हम कंपेयर करते हैं जस्ट एक आगे से, और उससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब नाइट्रोजन कंपेयर होगा तो ऑक्सीजन से होगा, जो कि हुआ भी, और वैल्यू ऑफ Ie ऑफ नाइट्रोजन मोर आया वैल्यू ऑफ Ie ऑफ ऑक्सीजन से, बट वो फ्लोरीन से कंपेयर नहीं होगा क्योंकि वो जस्ट एडजेसेंट नहीं है। कंपेयर कहाँ पे होता है? एडजेसेंट में होता है। ठीक, अच्छा, अब हमने यहाँ पे बात की थी कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? Ie डिक्रीज होगा। जैसे फर्स्ट ग्रुप देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ये आपका क्या है? ये आपका फर्स्ट ग्रुप है। तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आप ये पाओगे कि इनका साइज इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोजन में होता है 1 शेल, लिथियम में 2 शेल, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5 और सीजियम में 6 शेल होते हैं। आप पढ़ चुके हैं पहले भी कि जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा। तो फर्स्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। और जब आपके एटम का साइज इंक्रीज होता है तो उसके लिए Ie की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो फर्स्ट ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर, डाउन द ग्रुप आने पर आपका साइज, एटम का साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ड्यू टू विच वैल्यू ऑफ Ie डिक्रीज होती है। तो ये हमारा Ie का कॉन्सेप्ट था।